नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो कोई आर्टिकल डिस्कस करने लायक है नहीं, लेकिन दो इश्यूज हम दूसरे न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वेस्ट पीकर्स से संबंधित, सफाई सारथी। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंस से संबंधित। न्यूक्लियर डेटरेंस है क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी इसी से संबंधित आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म न्यूक्लियर डेटरेंस। क्या आप सोचते हो न्यूक्लियर डेटरेंस यूजफुल है वार को प्रिवेंट करने में? अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो क्यों। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कोट है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा था, हम अनावश्यक रूप से बहुत रिसोर्सेज वेस्ट कर रही हैं वार्स में। अगर हमें युद्ध करना है तो हमें युद्ध करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, पॉवर्टी के अगेंस्ट, बैकवर्डनेस के अगेंस्ट। तो ये कोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स में भी और ऐसे में भी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्ट पिकर्स के लिए पॉलिसी सपोर्ट की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये है रत्नामाला, 52 साल की महिला है, मुंबई में रहती हैं। ये पिछले 40 सालों से वेस्ट पिकर का काम कर रही हैं। वेस्ट पिकर मतलब वो कूड़ा जो हम फेंक देते हैं, उस कूड़े को इकट्ठा करने का काम करती हैं। सेविंग काफ़ी कम है और इनकम भी काफ़ी कम जनरेट होती है इस काम से। सोशल सेफ्टी नेट का एक्सेस भी बहुत कम है, मतलब सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं ना, सभी स्कीम्स का लाभ भी नहीं मिल रहा है रत्नामाला को। मतलब कि देखो, सोशो इकोनॉमिक चेन में बिल्कुल नीचे आती है रत्नामाला। दिन रात यही सोचती रहती हैं कि जिस ट्रैप में मैं फंसी हुई हूं, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलूं, कैसे ये इंश्योर करूं कि जो मेरे साथ हुआ, पूरी जिंदगी मैंने ऐसे काटी, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, वो अपने लिए डिग्निटी की लाइफ बिता सकें। देखो, ये स्टोरी है आर्टिकल की स्टार्टिंग में। आप भी ऐसे की जो स्टार्टिंग है इसी प्रकार की स्टोरी से कर सकते हो। काफ़ी इंपैक्ट जाता है स्टोरी से। जैसे ऐसे लिखना हो, ये स्टोरी बता के आप फिर 3-4 क्वेश्चंस रेज कर सकते हो। क्या हमारे देश में वेस्ट पिकर्स के लिए कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं है? अगर है तो फिर वेस्ट पिकर्स से इतने सारे चैलेंजेस क्यों फेस कर रही हैं? क्या हम कर सकते हैं? इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आप ऐसे में एड्रेस करने वाले हो ना, इस स्टोरी रूपी इंट्रोडक्शन के बाद आप वो क्वेश्चंस लिख सकते हो, क्वेश्चंस रेज कर सकते हो और बॉडी में फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस प्रकार से आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और कंक्लूजन में आप फिर से इसी स्टोरी को कोट करोगे। ऐसे बोलोगे आप लास्ट में कंक्लूजन देते हुए कि देखो, अब हमें तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि हजारों रत्नामाला जो वेस्ट पिकर का काम कर रही हैं देश के अलग अलग इलाकों में, उनको सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिले। तो कंक्लूजन में फिर से इस स्टोरी को कोट कर सकते हो। बात करें आर्टिकल की, आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हमारे देश में हर साल 65 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है और रत्नामाला जैसे 4 मिलियन वेस्ट पिकर्स हैं हमारे देश में। 4 मिलियन मतलब 40 लाख। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। आप इन वेस्ट पिकर्स को सफाई साथी कह सकते हो, ये डिग्निटी वाला नाम है, सफाई साथी। देखो, हमारे देश में जो ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, उसकी बैकबोन है ये सारे सफाई साथी। सिंपल भाषा में वेस्ट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इन सफाई साथीज के द्वारा। लेकिन बावजूद इसके, इनके द्वारा जो काम किया जाता है ना, इसके लिए इनको सम्मान और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कोविड आया, सरकार ने अलग अलग तबकों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन इनके लिए कोई खास स्कीम लॉन्च नहीं की। फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी इनको काउंट नहीं किया, जबकि देखो कोविड के समय काफ़ी खतरनाक इन्होंने काम किया। जैसे देखो, वो मास्क जो इस्तेमाल किए हुए हैं कूड़े में हैं, उनको अलग अलग करना, जो पीआरपी किट्स हैं उनको अलग करना, प्लास्टिक फेस शील्ड को अलग करना, तो काफ़ी खतरे वाला काम इन्होंने किया। लेकिन बाकी जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को सम्मान मिला सरकार की तरफ से, जो रीनमरेशन मिला, वो इनको नहीं मिला। काफ़ी तरह के और भी चैलेंजेस ये फेस करते हैं। लो एंड अनसर्टेन इनकम, इनकम काफ़ी कम है,
कभी आती है कभी नहीं भी आती है, सरकार की स्कीम्स का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, हेल्थ रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे लास्ट में सीवियर सोशल एक्सक्लूजन। क्योंकि देखो, वेस्ट पिकिंग का जो काम करेगा, हमारा समाज है ऐसा, फिर उनके साथ एक टैबू अटैच हो जाता है, अरे इसके नज़दीक मत जाओ, ये कूड़ा उठाता है। ऐसी सोच आपने भी अपने आस पड़ोस में देखी होगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं, यूएनडीपी इंडिया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, सफाई साथी के साथ मिलकर काम करता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। 2018 में राइटर कहते हैं, हमने सोचा कि इस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ करते हैं। हमने डेटा उठाया, लेकिन डेटा हमें कुछ मिला ही नहीं। उठाया तो क्या, क्योंकि कोई प्रॉपर डेटा है ही नहीं हमारे देश में सफाई साथीज़ के बारे में। तो हमने सोचा अगर सफाई साथीज़ के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले डेटा होना चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमने 14 इंडियन सिटीज़ में 9000 सफाई वर्कर्स के साथ सर्वे कंडक्ट किया और हमें काफ़ी चौंकाने वाली जानकारियाँ मिली। जैसे देखो, 70% जो सफाई साथी हैं ना, वो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स में आते हैं, और 60% सफाई साथी को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है। बाकी ट्रेंड की तरह एक चीज़ तो अच्छी है, 90% सफाई साथी के पास अपना आधार कार्ड है, लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में वो बहुत सारी स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाते। जितने लोगों का सर्वे किया गया उसमें से सिर्फ 5% या फिर उससे कम लोग ऐसे थे जिनके पास किसी न किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस था, जबकि वेस्ट पिकिंग में रिस्क इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट था उसमें से सिर्फ 20% सफाई साथी का जो बैंक अकाउंट था वो जन धन योजना के साथ लिंक्ड था। आधों के पास राशन कार्ड था, और राशन कार्ड पर तो आपको पता है अनाज मिलता है, पीडीएस का लाभ मिलता है। और ख़ास करके वो लोग जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं, जो गांव से शहर में आ गए हैं, उनके पास बहुत बार राशन कार्ड नहीं मिलता। इसीलिए सरकार की जो ये स्कीम है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मोहताज नहीं होना पड़ेगा वर्कर्स को कि उनका राशन कार्ड गांव में है, शहर का नहीं है, कहीं पर भी हो उनको अनाज मिल जाएगा। इसके बाद राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन तो ये है, जितने भी सफाई साथी हमारे देश में है ना, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। शहरों की बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो आईडी कार्ड प्रोवाइड कर सकती हैं सफाई साथीज़ को। उनको मिनिमम पे मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस, और ऑथराइज्ड एक्सेस मिलनी चाहिए वेस्ट साइट्स पर। बहुत बार आपने देखा होगा भगा दिया जाता है सफाई साथीज़ को कि भाग जाओ यहाँ से, तो ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट चीज़, सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी नेट है ना, मतलब जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार चला रही है उनका लाभ मिलना चाहिए, और अगर पेपर वर्क हो तो थोड़ा कम कर दिया जाए। जैसे फ़िलहाल के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सफाई साथीज़ के लिए पेपर वर्क का जो बर्डन है थोड़ा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट सजेशन, वेस्ट पिकर कोऑपरेटिव बनाई जा सकती है, अगर नहीं है तो मजबूत किया जा सकता है। अगर देखो वेस्ट पिकर्स की आपस में कोई कोऑपरेटिव होगी तो वो देखो मिल के बार्गेनिंग कर सकेंगे सरकार के साथ या फिर लोकल जो म्यूनसिपल बॉडी है उसके साथ। सिंपल सी बात है, संगठन में शक्ति है, मिल के अगर नेगोशिएट करेंगे तो अपनी बातें मनवा सकते हैं, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि हमें आप डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड कीजिए। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो शॉर्ट टर्म में तो सरकार के द्वारा ये सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में सरकार को ना इन सफाई साथीज़ को अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो दूसरे क्षेत्रों में जाके जॉब्स प्राप्त कर सकें। और जो ये वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है ना, ये ऑटोमेशन के थ्रू होना चाहिए। अब तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अभी ह्यूमन बींग्स इस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट के काम में लगे। देखो थोड़ा बहुत काम बेशक हो सकता है जो ज़रूरी हो, सारे काम तो मशीनें नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो ये सारा जो काम है ना अब ऑटोमेशन के थ्रू होना चाहिए। और रत्नामाला जैसी हजारों सफाई साथीज़ को डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेस्ट पिकर्स से संबंधित, सफाई साथी से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो न्यूक्लियर डेटरेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। न्यूक्लियर डेटरेंस आज के समय में काफ़ी चर्चा में है।
चर्चा में देखो इसलिए भी है, 1998 में जो हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया ना, उसकी भी तारीफ हो रही है कि आज हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो जो सिचुएशन शायद यूक्रेन फेस कर रहा है, क्या पता ऐसी सिचुएशन हम भी फेस कर रहे होते। तो न्यूक्लियर डेटरेंस जो टर्म है ना, पहले इसका मतलब हम जान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, आपकी गली में ना कुछ शरारती तत्व हैं। शरारती तत्व मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। कभी किस घर का दरवाजा खटखटाते, तंग करते, कभी किस घर का। आप भी उसी गली में रहते हो, लेकिन आपके पास ना बंदूक है। मतलब सीरियस मत लीजिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। आपके पास बंदूक है और आपने विल भी दिखाई है, अगर मुझे परेशान किया गया तो मैं बंदूक चला दूंगा। तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स ना आपके घर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके पास बंदूक है, इनको अगर तंग किया गया तो ये चला देंगे बंदूक और हमारी खैर नहीं। बाकी लोगों के पास नहीं है तो इसलिए वो बाकी लोगों को तंग करते रहेंगे। यही सीन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ है। अगर आज के समय में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो क्या रशिया हिम्मत करता यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की? शायद नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएसए अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया है नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने की। तो ये जो डर है ना कि अगर हमने नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया तो शायद वो हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लेंगे, तो ये जो डर है ना, ये रोकता है यूएसए को नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने से। इसी का नाम है न्यूक्लियर डेटरेंस। गली वाला एग्जाम्पल जो था उसका नाम आप दे सकते हो गन डेटरेंस। गन रोक रही थी एंटी सोशल एलिमेंट्स को आपके ऊपर अटैक करने से। जब न्यूक्लियर वेपन्स रोकें अटैक करने से तो उसे नाम दे दिया न्यूक्लियर डेटरेंस। तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, आर्टिकल्स छपे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगेगा जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, फ्यूचर में हमारे ऊपर भी कोई अटैक ना कर दे, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकेगा। तो नॉर्थ कोरिया अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि पहले भी नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन अब तो कभी नहीं छोड़ेगा वो। ईरान भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान जरूर न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करेगा, देख लीजिएगा आप। सीधा सीधा फायदा लग रहा है उनको लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, इसलिए जल्दी से हासिल किए जाए इन वेपन्स को। न्यूक्लियर डेटरेंस के एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, न्यूक्लियर वेपन्स अगर होंगे ना तो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी थ्योरी देते हैं कि अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, उसका एक रीजन है न्यूक्लियर वेपन्स का होना। जैसे इस केस में आपने देखा होगा, यूक्रेन और रशिया के केस में नाटो की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का साथ दे दे। अगर रशिया के अलावा कोई ऐसा देश होता ना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद यूएसए और नाटो साथ दे भी देते। लेकिन यूएसए को सीधा सीधा पता है अगर हमने यूक्रेन का साथ दिया रशिया के अगेंस्ट तो रशिया और हमारे बीच में कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, और कब ये कन्फ्रंटेशन वार में बदल जाएगा, न्यूक्लियर वार में बदल जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए यूएस नहीं आ रहा है इस कन्फ्लिक्ट में। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। जैसे नॉर्थ कोरिया की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से, वाटर से, एयर से। तो डेटरेंस के कंसेप्ट में इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। वेपन्स काफ़ी स्ट्रोंग हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज देखो ये है, बेशक थर्ड वर्ल्ड वार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे वार तो पिछले 75 सालों में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, उनको तो नहीं रोक सका न्यूक्लियर डेटरेंस। नेक्स्ट, अनइक्वल एडवांटेज। देखो, जो देश न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। तो इस प्रकार से अगर सभी देश न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा, तो फिर वर्ल्ड का आगे जाके क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कभी भी छोटी सी चीज़ को लेकर न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो सकता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन एप्लीकेबल अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ दिखाने के लिए है, यूज़ करने के लिए नहीं है।
बट देखो ये चीज़ नॉन स्टेट एक्टर्स पर लागू नहीं होती। क्या इस्लामिक स्टेट या फिर दूसरी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कहीं से आ जाएं, हो सकता है ब्लैक मार्केट से आ जाएं, तो क्या कोई ज़रूरी है, कोई गारंटी है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे? सबसे लास्ट में, नो गारंटी ऑफ वर्ल्ड पीस। देखो गलती तो कभी भी हो सकती है। एक बात आपको याद होगी, जो काफ़ी समय से एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये पहले भी सुनी होगी। एक बार क्या था, एक रशिया की सबमरीन थी उस समय, यूएसएसआर की सबमरीन थी, उनका ना कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये उस समय की बात है जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, शायद क्यूबन क्राइसिस के आसपास की बात होगी। तो उस समय ना यूएसएसआर की एक सबमरीन का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, जहाँ हेडक्वार्टर से कह लीजिए। तो उनको ना जाने ऐसा लगा कि शायद हमारे देश के ऊपर यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक कर दिया है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में पहले यूएसए ने किया था। तो उस सबमरीन के जो ऑफिसर्स थे उनको लगा कि उन्होंने अटैक कर दिया है। तो सबमरीन के जो मेन थे ना, उन्होंने तो बिल्कुल आदेश दे ही दिया था कि अब हम भी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से लैस थी वो सबमरीन, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम भी यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे। मतलब वो छोड़ने ही वाले थे, लेकिन सबमरीन में जो सेकंड इन कमांड थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम नहीं छोड़ेंगे, पहले हम कंफर्म कर लेते हैं। तो बाद में उनका कांटेक्ट हो गया और जैसे तैसे उनको पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये टेक्निकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो सोच के देखिए, उस सबमरीन ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया होता यूएसए के अगेंस्ट, तो यूएसए को यह लगता कि हमारे ऊपर यूएसएसआर ने अटैक कर दिया है, तो बदले में यूएसए भी भारी स्केल में न्यूक्लियर वेपन्स का रिटालिएट करता यूएसएसआर के अगेंस्ट और दोनों के बीच न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाता। तो बहुत बड़ा रिवार्ड भी उनको बाद में मिला था। वो सबमरीन में जो सेकंड इन कमांड थे ना, जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी हम नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल, रुकिए अभी, तो उनकी बाद में काफ़ी तारीफ हुई थी। उन्होंने कामनेस से काम किया और एक बहुत बड़ा युद्ध होने से बचा लिया था। इसके बाद चैलेंजेस की बात करते हैं। आज के समय में न्यूक्लियर डिटरेंस के क्या चैलेंजेस हैं? तो वो पिछला पॉइंट समझ गए थे ना, डिसएडवांटेज, गलती भी तो हो सकती है ना, जैसा सबमरीन में होने वाली थी। नए चैलेंजेस क्या क्या हैं? नया कोल्ड वार इमर्ज हो रहा है, ना सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में, बल्कि अब तो देखो जो कुछ रशिया ने यूक्रेन में किया है, उसके बाद तो रशिया और यूएसए के बीच काफ़ी समय तक टेंशन्स रहेंगी। इमरजेंस ऑफ रोग स्टेट्स जैसे नॉर्थ कोरिया, इनका क्या भरोसा, कब माथा ठनक जाए, कब छोटे लेवल वाले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लें, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का। नेक्स्ट, चांस ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वार। लिमिटेड न्यूक्लियर वार का मतलब यही है कि आजकल ना छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं जिनका जो इम्पैक्ट है ना बिल्कुल छोटे स्केल पे पड़ता है। जैसे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, कोई मिलिट्री का ऑफिस है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जो ये बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा होता है, जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान पे छोड़ेगा या फिर पाकिस्तान अगर इंडिया पे छोड़ेगा तो हो सकता है कि उसके आघोष में पाकिस्तान भी आ जाए। लेकिन लो यील्ड जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उनका इम्पैक्ट बिल्कुल छोटे स्केल पे होता है, वो यूज़ करने लायक हैं, इसी का डर है। लास्ट चैलेंज ये है, देखो अब तो आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो न्यूक्लियर डिलीवरी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, तो पता नहीं क्या रिस्क है, क्या मतलब अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं ना, रिपरकशंस भी साफ नहीं है, तो ये नए तरह के रिस्क हैं। इस प्रकार से हमने न्यूक्लियर डिटरेंस के चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस किया। अब देखो थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। देखो इंडिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपको पता है, शायद इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वार नहीं होता, क्योंकि डर लग जाता है, पूरी दुनिया को डर लग जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगर बढ़ा तो ये न्यूक्लियर वार के बीच में तब्दील हो सकता है। इसलिए जैसे ही और इंडिया और पाकिस्तान के बीच चिंगारी भड़कती है ना, विभिन्न देश आगे आ जाते हैं सुलझा करवाने के लिए। बट देखो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के अपेक्षाकृत कम है। हमारे पास तो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, हमने कहा है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी नहीं है, हालांकि चाइना की है। पाकिस्तान तो सीधी धमकी देता है, क्योंकि उसको पता है कन्वेंशनल वार में वो इंडिया से हार जाएगा, इसलिए वो धमकी देता है कि न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा, युद्ध मत करो, क्योंकि उसको पता है उसकी जो पावर है वो इंडिया से कम है। एक इंडिया का डॉक्ट्रिन है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में यह है कि इंडिया की फोर्स को इतना एजाइल, इतना एक्टिव बनाया जाए, कुछ यूनिट्स को स्पेशली इसलिए तैयार किया जाए कि वो इतना फास्ट एक्ट करें और जल्दी से पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी को कैप्चर कर लें।
समझ रहे हो? जैसे बॉर्डर पे तैनात है कुछ यूनिट्स, उनको स्पेशली प्रिपेयर किया गया है कि आप जल्दी से एक्ट करो, पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी को कब्जा कर लो और उसे थोड़े समय तक सस्टेन रखो ताकि बाकी फोर्सेस जब तक ना आ जाएं। तो पाकिस्तान का कहना है अगर इंडिया अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करेगा ना तो फिर हम लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स वो वेपन्स जैसे पहले हमने डिस्कस किया जिनका जो इंपैक्ट है छोटे स्केल पे होता है, वो यूज करने लायक हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया न्यूक्लियर डेटरेंस से संबंधित। लास्ट में आज का जो स्टेटिक है ना वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से संबंधित है। देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर लेंथ है ना वो है 4096 किलोमीटर। बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा पोरस है। पोरस मतलब आना जाना काफ़ी आसान है। वैसे तो फेंसिंग है लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे बीच में रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है कहीं कहीं पर। 5 इंडियन राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश बॉर्डर से। और बॉर्डर देखो पोरस है, इसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन, कैटल की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। टेररिज्म और इंसर्जेंसी पहले काफ़ी हुआ करती थी लेकिन जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है कम हो गई हैं। डिस्प्यूट्स भी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिवर के पानी के बंटवारे को लेके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं अगर बात करें, फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि बॉर्डर की सुरक्षा की जा सके। बीएसएफ तैनात रहती है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सर्विलियंस वहाँ पे होता है। बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है, फेंसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, बॉर्डर पे आना जाना काफ़ी आसान है। बायलैटरल कोऑपरेशन होता है बांग्लादेश के साथ। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, जिसके तहत जो एनक्लेव्स थे इंडिया के बांग्लादेश में और बांग्लादेश के इंडिया में वो एक्सचेंज कर लिए गए हैं। वे फॉरवर्ड ज़्यादा बीएसएफ पर्सनल डिप्लॉय किए जा सकते हैं और इंडिया को अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिलेशनशिप और मजबूत करनी चाहिए। लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए बॉर्डर की सुरक्षा में। तो ये कुछ सजेशंस हैं। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया, नहीं 2 इश्यूज़ और एक थोड़ा सा स्टेटिक डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।